हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेचर इन हैंड। आज हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट स्टोरी सॉल्ट विच इज़ रिटन बाय महाश्वेता देवी। तो सबसे पहले हम राइटर के बारे में जानेंगे, देन मैं पूरी स्टोरी डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। महाश्वेता देवी जी का जन्म ढाका में 1926 में हुआ था एंड इन्होंने आदिवासी जाति के वेलफेयर के लिए बहुत कुछ किया था। बहुत से काम इन्होंने किए थे। शी वर्क्स टायरलेसली फॉर द वेलफेयर ऑफ ट्राइबल्स इन इंडिया एंड शी हैज़ won न्यूमरस ऑनर्स एंड अवार्ड्स ऑल्सो। सो ये जो स्टोरी है सॉल्ट, ये महाश्वेता देवी जी ने सबसे पहले बंगाली में लिखी थी एंड बाद में इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया शर्मिष्ठा दत्ता गुप्ता जी के द्वारा। इस शॉर्ट स्टोरी में बेसिकली जूझर विलेज की स्टोरी को दिखाया गया है। ये एक ट्राइबल विलेज है जहाँ ज़्यादातर आदिवासी लोग रहते थे एंड इस ट्राइबल विलेज के पास ही पलामू रिजर्व फॉरेस्ट है। So this story represent the plight of the tribals deprived of arable forest land by the Hindu traders। तो बेसिकली इस स्टोरी में आदिवासी जाति के जो लोग हैं उनके ख़राब सिचुएशन को दिखाया गया है कि किस तरह से उनसे पूरा काम करवाया जाता था और काम के बदले में उन्हें कोई भी वेतन नहीं दिया जाता था। यहाँ तक कि उन्हें खुद से खेती करके खाने के लिए भी कोई ज़मीन नहीं दिया गया था एंड वो पूरी तरह से डिपेंडेंट थे हिंदू ट्रेडर्स के ऊपर जो उनसे काम करवाते थे बिना पैसे दिए। एंड इन ज़मीनों पर हिंदू ट्रेडर्स का कब्जा था जो वहाँ उस ट्राइबल विलेज में कोल रिवोल्ट के बाद आए थे। तो इस शॉर्ट स्टोरी का ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने देख लिया है एंड अब मैं सबसे पहले कैरेक्टर्स डिस्कस करूँगी जो कि गिने चुने ही कैरेक्टर्स हैं इस स्टोरी में। देन मैं पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करूँगी। तो फर्स्ट कैरेक्टर है उत्तम चंद। ये लैंड ऑनर है जो आदिवासी लोगों से फोर्सफुली बिना पैसे दिए काम करवाता था। सेकंड कैरेक्टर है पूर्ति मुंडा। ये इसी विलेज का रहने वाला है एंड ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। लैंड ओनर उत्तम चंद को चैलेंज करता है ये पूर्ति मुंडा और डिमांड करता है कि जो फसल वो उगाते हैं उन्हें उनका आधा हिस्सा मिलना चाहिए। मीन्स लेबर्स को भी उन्हें फसल का आधा हिस्सा मिलना चाहिए जो वो मेहनत करके खेती करते हैं और फसल उगाते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है हेडमैन। ये पलामू रिजर्व फॉरेस्ट का हेड था। एंड लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है इकोया। इकोया एक हाथी का नाम है जो कि फॉरेस्ट में रहता था। इस स्टोरी में इस हाथी का क्या रोल है ये हम आगे स्टोरी में जानेंगे। जब स्टोरी की शुरुआत होती है तो जो पूरा विलेज है वो हिंदू ट्रेडर्स के कब्जे में था और उनके अकॉर्डिंग ही उन्हें काम करना पड़ता था फोर्सफुली, बिना कोई वेतन बिना कोई पैसे लिए ही उन्हें काम करना पड़ता था। जो आदिवासी लोग थे उन्हें अपने हक और अधिकार के बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि फसल पर उनका भी आधा आधा हक है। जो वो मेहनत से उगाते थे उन फसल पर भी उनका कोई हक नहीं था। बट 1977 में न्यू मिनिस्टर को पावर मिली और जब ये न्यू मिनिस्टर पावर में आया तब वहाँ कुछ चेंजेस देखने को मिले। तो न्यू मिनिस्टर के आने के बाद गांव वालों को, आदिवासियों को अपने राइट्स की जानकारी मिलती है, अपने हक की जानकारी मिलती है एंड ऑर्गेनाइज्ड यूथ के साथ मिलकर पूर्ति मुंडा जो है वो उत्तम चंद को चैलेंज करता है और डिमांड करता है कि जो आदिवासी लेबर मेहनत करके फसल उगाते हैं उस फसल का आधा हिस्सा उन्हें भी मिलना चाहिए क्योंकि उनका हक है उस फसल पर। तो उत्तम चंद को इसकी उम्मीद नहीं थी कि ये आदिवासी लोग आवाज़ उठा सकते हैं एंड वो इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और आदिवासी लोगों से बदला लेने के लिए एक बहुत अच्छी खासी प्लानिंग तैयार करता है। जैसा कि स्टोरी के स्टार्टिंग में ही बताया गया था कि ये जो आदिवासी लोग हैं ये पूरी तरह से हिंदू ट्रेडर्स के ऊपर ही डिपेंडेंट थे, जो कि उत्तम चंद के ऊपर ही डिपेंडेंट थे। तो अब जब इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है तो इन्हें इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा और उत्तम चंद ने प्लानिंग किया कि इन्हें क्यों ना सताया जाए, इन्हें सॉल्ट ना देकर। तो नमक जो है एक सस्ती चीज़ है और उत्तम चंद ने प्लानिंग के अनुसार क्या किया कि इन्हें नमक देना बंद कर दिया। तो नमक जितनी सस्ती कमोडिटी है उतनी ही इम्पॉर्टेंट है और नमक के बिना आदिवासियों का हाल बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो ट्रैवल्स सभी तरह के स्ट्रैटेजी को अपनाते हैं इस प्रॉब्लम का समाधान करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। उन्होंने फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर से फसल देकर नमक ख़रीदा, इसी तरह से उन्होंने और भी अपने सामान दे करके नमक ख़रीदा। बट फिर कुछ दिनों बाद इसी बीच उत्तम चंद क्लेम करता है कि जो ट्राइबल्स हैं, जो आदिवासी लोग हैं वो झूठे हैं
और फिर धीरे धीरे बाद में जो ऑर्गेनाइज्ड यूथ है जिन्होंने ट्रैवल्स के इशू को उठाया था और उनका साथ दिया था, वो भी ट्रैवल्स के इशू को भूल जाती है। एंड इसी बीच तब पूर्ति मुंडा को एक नए सोर्स का पता चलता है जहाँ से आदिवासियों को नमक मिल सकता था, वो भी फ्री में बिना कुछ सामान दिए। तो फॉरेस्ट में एनिमल्स के लिए जो नमक रखा जाता था, पूर्ति मुंडा की जो नज़र है उसी नमक पर पड़ती है एंड वो प्लानिंग करता है कि कैसे उस नमक को वो ले सकता है। पूर्ति मुंडा को पता था कि जंगल में एक डेंजरस एलिफेंट इकोया है एंड फॉरेस्ट का जो हेडमैन है उसने भी आदिवासियों को वार्न किया था कि वो एलिफेंट इकोया को परेशान ना करे, क्योंकि वो एक बहुत ही डेंजरस एलिफेंट है। बट हेडमैन के वार्निंग के बावजूद जो ट्रैवल्स हैं, जो आदिवासी हैं, वो फॉरेस्ट जाते हैं वहाँ से नमक लाने के लिए, जो कि एनिमल्स के लिए रखा गया था। बट अनफॉर्चुनेटली जो तीन आदिवासी लोग फॉरेस्ट गए थे नमक लाने के लिए, उनकी डेथ हो जाती है। एलिफेंट इकोया की नज़र उन पर पड़ जाती है और एलिफेंट उन्हें अपने पैरों से कुचलकर मार देता है। तो इस इंसिडेंट के बाद किसी को बिलीव नहीं हो रहा था कि कोई नमक चोरी करने की वजह से मर सकता है। 3 ट्रैवल्स के डेथ के बाद फिर उस एलिफेंट इकोया को भी मार दिया जाता है। इस इंसिडेंट से हेडमैन जो है वो बहुत ही बेचैन हो जाता है, अशांत हो जाता है एंड वो वापस अपने सिटी लौट जाता है। और ये जो स्टोरी है यहीं पे ख़त्म हो जाती है। आई होप कि मैं स्टोरी आपको अच्छे से समझा पाई हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।